और आज हमारे मेहमान हैं एक ऐसे शख्स जो दिल से बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं सुर्खियों में आ जाते हैं और कई बार दल बदल जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और आज तीन का तीर में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक इमरान मसूद जी। इमरान जी, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। तो बिना लाग लपेट के पहला सवाल, बहन जी ने पार्टी से क्यों निकाला? वो तो उन्होंने जो लेटर इशू किया है उसी के अंदर उन्होंने सारी वजह लिखी है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं, मैंने कोई काम ऐसा किया नहीं जिसको वजह से मुझे बहन जी को निकालना पड़ता। मैंने बहन जी ने मुझसे कहा कि वादा करोगे तुम जीवन में दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए काम करोगे, तो मैंने कहा बहन जी पूरी जिंदगी निभाऊंगा वादा, और अब मैं पार्टी में ना रहूं तब भी मैं बहन जी से क्या हुआ वादा तो निभाऊंगा। बड़ी बहन ने आशीर्वाद दिया है तो बड़ी बहन के आशीर्वाद को और स्नेह को सदैव अपने सीने से लगा कर रखूंगा। आपको क्या लगता है कि क्यों निकाला? आपने भी तो कुछ सोचा होगा, ये तो चिट्ठी की बात रही। नहीं, मुझे तो, मैंने कोई काम ऐसा किया ही नहीं ना जैसे मुझे लगे मैंने अनुशासनहीनता की हो। जो काम उन्होंने कहा, जो जहां उन्होंने बुलाया, जब उन्होंने कहा, मैंने तब वो काम किया। तो मैंने कोई अनुशासनहीनता की मुझे नहीं पता। फिर मायावती क्यों कह रही हैं कि इमरान मसूद ने अनुशासनहीनता की? मुझे नहीं पता ना, या तो नोटिस मुझे देते, आप मुझे बताते कि अगर आप मुझे बताएं कि आपने ये, तो मैं मंथन करता, चिंतन करता और फिर जवाब देता, माफी मांगता, जो भी करता मैं करता। लेकिन आपने तो कहा अनुशासनहीनता, तो आपने एक शब्द अनुशासनहीनता लिख दिया, तो क्या अनुशासनहीनता की वो बता तो दीजिए, या तो नोटिस देते मुझे। ये रसीद वाला लफड़ा क्या है? अब वो रसीद तो वो रसीद का तो आपने वही भी लेटर में ही लिखा ना कि आपने रसीद। अब वो जो किताबें और रसीद बुक हैं वो मेरे औकात से बाहर है। मैं एक छोटा सा काश्तकार हूँ, छोटा सा किसान हूँ। मेरे पास कहाँ इतना पैसा है कि मैं इतनी भारी तादाद में उनकी किताबें या सदस्यता 2.5 लाख लोगों को सदस्य बना दूं। 2.5 लाख, एक सदस्य 200 रुपए का बनता है, बताइए 5 करोड़ रुपए कहाँ से जमा करा दूंगा मैं? मुझे मतलब कोई पैमाना होना चाहिए ना। तो मेरे बस का नहीं था, मैंने हाथ जोड़ लिए। तो वो उसका जिक्र अगर ये उस लेटर में ना करते और आप मुझसे सवाल भी ना पूछती फिर ये, क्योंकि ये बात तो हमारी अंदर कमरे की थी, बाहर की तो थी नहीं। मैं तो उसको कभी सार्वजनिक में करता। अच्छा, आप राहुल प्रियंका की तारीफ कर रहे थे, अखिलेश की भी आपने तारीफ की, कहीं यही बात बहन जी को बुरी तो नहीं लग गई? मैंने बुराई किसकी की पहले मुझे पता चले। मैंने तो आज तक किसी की बुराई नहीं की। मैं तो जिनके साथ काम किया उनकी तारीफ ही करता हूँ, अच्छा ही कहता हूँ उनके लिए। बुरा क्यों कहूंगा? मैं बहन जी के लिए भी जीवन भर अच्छा ही कहूंगा। उन्होंने मेरे सर पर आज रखा था स्नेह के साथ कि तुम मेरे छोटे भाई हो, तो मैं उनका एहसान मानता हूँ और जिंदगी भर मानूंगा। जब बीएसपी में शामिल हुए थे तो बहन जी ने आपको आशीर्वाद दिया था, लेकिन 8 महीने में ऐसा क्या हुआ कि बहन जी के साथ आपके रिश्ते खराब हो गए? न तड़पने की इजाजत है न फरियाद की, घुट के मर जाए ये मर्जी है मेरे सयाद की। तो हमें तो ये पता ही नहीं चला कि हमारे साथ हुआ क्या है। तो हम तो खुद ताज्जुब में है कि हमने कोई काम ऐसा किया नहीं। कोई आप बताओगे अनुशासनहीनता आपने ये की, तो मुझे पता चले कि मैंने ये की अनुशासनहीनता। जो आपने कहा वही आदेश पालन किया। क्या सहारनपुर सीट को लेकर कोई मतभेद बहन जी से? नहीं, बहन जी ने मुझे कहा था तुम लोकसभा की जाकर तैयारी करो, तो मतभेद किस बात का होता? जब बहन जी खुद मीटिंग में कह रही हूँ मुझसे कि जाओ जाकर के तुम लोकसभा की तैयारी करो और अभी तुम इस काम को छोड़ दो जो तुम्हें वेस्टर्न यूपी के रहता, तुम फोकस अपना सहारनपुर को, तुम्हें लोकसभा जीतना है, तो फिर उसमें मतभेद की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ठीक है, आपने अपनी नाराजगी रख दी, बहन जी ने भी अपनी तरफ से बात रख दी कि क्यों एक्शन लिया गया। अगर बुलाती हैं बहन जी मिलने के लिए, आप जाएंगे? निश्चित रूप से जाऊंगा, बड़ी बहन है मेरी, उनका सम्मान सदैव करूंगा, जीवन भर करूंगा। लेकिन राजनीतिक रूप से हाथ जोड़ दिए मैंने, इतना कोई संभावना नहीं? नहीं, हाथ बहुत हो गया, हमेशा के लिए फुल स्टॉप बस पास। नहीं। हाँ, अब मैं भी थक गया हूँ। कहाँ बताइए, कब तक धक्के खाऊं, बहुत थक गया हूँ। क्या बहन जी ने ये भी शर्त रखी थी कि सहारनपुर मेयर सीट अगर हारे तो लोकसभा का टिकट नहीं मिलेगा? नहीं, मेयर सीट तो उन्होंने खुद बुलाकर दी कि जाओ तुम लड़ो। क्योंकि मेयर की सीट के ऊपर जो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को 2022 में 8,000 वोट मिले थे, समाजवादी पार्टी को 1,35,000 वोट मिले थे। उसके जो आधा हिस्सा है उसके ऊपर समाजवादी पार्टी का विधायक 32,000 वोट से चुनाव जीता था। इस चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो गई और हमें जबरदस्ती बीजेपी ने डंडा चला करके हरा दिया। तो हमने भाजपा को हार के दरवाजे तक छोड़कर आए। इन्होंने बड़े ही तकनीकी रूप से मुझे हरा दिया, लेकिन वोट में नहीं हरा पाए। लेकिन उसके बाद भी आप ये सवाल करो कि पार्टी को बढ़ाया नहीं, तो बढ़ाया क्यों नहीं? 8,000 से 1.5 लाख पर ले गया। और जो पार्टी वहां 32,000 जीत रही थी, उसके भाई की वही चुनाव में कैंडिडेट था, उसकी जमानत जब्त हो गई। तो फिर आप मुझसे शिकायत कैसे हो सकती है? मुझसे शिकायत ये नाजायज है। मैं खुद ही सवाल पूछता हूँ आपसे, आप बताइए 8,000 की पार्टी को 1.5 लाख पर ले जाना, क्या पार्टी का आधार नहीं बढ़ा? अगला सवाल, अब कौन सी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं आप? देखिए, मैंने 10 तारीख को अपने तमाम साथियों की मीटिंग बुलाई है और
मेरे ऊपर साथियों का दबाव रहता है और मैं उनके दबाव के चलता हूं, क्योंकि वही मुझे बनाने वाले हैं, वही मुझे चलाने वाले हैं। वरना 4-4 इलेक्शन हारने के बाद आप 3 के तीर में मुझे ना बैठाते। मेरी को जिंदा रखने का काम साथियों का है, तो उनसे ही मशवरा करूंगा तो कि कहाँ जाना है, क्या करना है, क्योंकि उन्हीं के मशवरे पर मैं कांग्रेस छोड़कर आया था। मेरा जो पेंडुलम बना है उन्हीं के मशवरे पर बना था, तो अब उन्हीं से पूछूंगा सवाल, अब कहाँ क्या कराना है मुझे, कौन सी जगह पर लटकाना है, भाई बता दो मुझे। लेकिन हमें तो ऐसी जानकारी मिली है कि आपकी सेटिंग ऑलरेडी हो गई है। नहीं, अभी कुछ नहीं, 10 तारीख के बाद उनसे सब साथियों से बहुत आप अब तमाम साथियों को बुलाया, चूंकि मैंने कभी भी कोई निर्णय बिना साथियों के पूछे नहीं किया है, तो बहुत बड़ी मीटिंग होगी, इसके अंदर निर्णय होगा। कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, कौन सी विचारधारा है आपके साथ, आपके मन में, आपके जहन में? मेरे मन में महात्मा गांधी है, मेरे मन में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है, मेरे मन में लोहिया जी हैं। तो एक ही चीज है, इनको तीनों को आप घुमा करके करेंगे तो मिक्सचर एक ही निकल कर आएगा। मेरे मन में हिंदुस्तान है। तो फिर आप किसी एक पार्टी में टिकते क्यों नहीं हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी में मैं बड़ी उम्मीद के साथ गया था। दुर्भाग्य मेरा ही, मैं अपना ही मुकद्दर खराब कहूंगा कि वो जो मुझे उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई। बसपा से मैं निकाला गया हूं, कांग्रेस में छोड़ना नहीं चाहता था। फिर आपने छोड़ दी थी कांग्रेस? तो वो बताया ना मैंने आपको। ना कांग्रेस आपको छोड़ना चाहती थी, ना आप कांग्रेस को छोड़ना चाहते थे, फिर कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए क्यों? बता दिया मैंने आपको कि जिन्होंने मुझे भिजवाया था उनकी मीटिंग है 10 तारीख को, उन्हीं से पूछूंगा कि मेरा जो तुमने पेंडुलम बनवाया अब क्या करूं। अच्छा, अब कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे आपकी जयंत चौधरी के साथ भी बात चल रही है। मुझे पर्दे के पीछे जरूरत क्या है? जयंत भाई है मेरे। चौधरी अजीत सिंह जी को मैं अपने बाप के बराबर मानता था, मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, मैं अपने बाप की तरह चौधरी साहब को समझता था। और चौधरी साहब के कहे से मैंने कभी जिंदगी, मुझे याद नहीं है कि चौधरी साहब ने मुझे कोई बात कही और मैंने उसको इनकार किया हो, किसी भी पार्टी में रहा हूं। ये नहीं कि पार्टी ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि पर्दे के पीछे क्यों करूंगा, पर्दे के सामने कर लूंगा बातचीत पार्टी ज्वाइन करने को लेकर। देखिए, वो तो मैं 10 तारीख को सब साथियों से निर्णय होगा, बात होगी, उसमें चर्चा करूंगा, उसके बाद ही होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 26% मुस्लिम आबादी है और ऐसे में मैं कई मुस्लिम लीडर्स के नाम आपके सामने रख रही हूं। उसमें इमरान मसूद भी हैं, उसमें आजम खान भी हैं। क्या वजह है कि ये मुस्लिम नेता अपनी पहचान और प्रभाव खो रहे हैं? पता नहीं मुझे। आपको लगता है कि मैं प्रभाव खो रहा हूं? मैं 8,000 वाले पार्टी, जिसको 2022 में कुछ नहीं मिला, वहां उस पार्टी को 1.5 लाख पर ले गया, और जिस पार्टी का तूफान चल रहा था, 32,000 वोट से चुनाव जीता था, उसकी पार्टी की जमानत जब्त करा दी। तो मेरा प्रभाव बढ़ रहा है या घट रहा है, ये तो आप बता दीजिए। आजम खान आज कहाँ हैं? आजम साहब बड़े नेता हैं। देखिए, आजम साहब बड़े नेता हैं। वहां से जिस तरह से आजम साहब के साथ जुल्म किया है, वो आप जबरदस्ती वोट नहीं डालने दोगे, डंडा बजा करके लोगों को भगा दोगे, तो फिर तो लोकतंत्र बचता कहाँ है? हर चुनाव से पहले इमरान मसूद चर्चा में आ जाते हैं। सहारनपुर में इमरान मसूद कितना बड़ा फैक्टर? देखिए, लोगों की मोहब्बत है मेरे साथ, और लोगों की मोहब्बत की वजह से सहारनपुर के अंदर मैं धुरी पर रहता हूं कि मेरे इर्द गिर्द मोर्चा बनता है, मेरे इर्द गिर्द तय होगा कि कौन लड़ेगा, किस तरह लड़ेगा, फिर वो सब मिलकर के एक ही कैंडिडेट को लड़ाते हैं। चाहे वो किसी भी पार्टी के अंदर मैं रहूं, वो उस पार्टी के खिलाफ सारी पार्टी एक जगह होकर के चुनाव लड़ाती है। दूसरा, चाहे कैंडिडेट 3 त्रिकोणा इलेक्शन हो, लेकिन कैंडिडेट वो डिसाइड होगा जो मुझे नुकसान पहुंचाएगा। ये पूरा खेल होता है। निकाय चुनाव में सबसे पहले तैयारी आपकी शुरू हो गई थी। समाजवादी पार्टी में थे तब आप, 1 साल पहले आपने तैयारी शुरू कर दी थी। बसपा से आपने लड़ाई लड़ी, फिर हार क्यों गए तैयारी होने के बाद? देखिए, मेरे लोग हजारों की तादाद में सोशल मीडिया पे भी और चैनल्स के ऊपर भी सब में देखा है कि सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लगे रहे, पुलिस लाठी चलाती रही, औरतें लाइन से हटी नहीं, और लास्ट में 3,500 वोट जो था वो HAV इंटर कॉलेज के ऊपर लाइन में लगा हुआ था। डीएम और एसएसपी पार्टी बनकर के काम कर रहे थे, डंडा मार मार के लोगों को भगा रहे थे। वोट नहीं डालने देंगे तो आप क्या करेंगे? जब आपने वोट ही नहीं डालने दिया, वोट के ऊपर जिस तरह से हुआ, और अब तो ये कोई चीज छुपी हुई नहीं है, अब तो सोशल मीडिया के ऊपर, कैमरे के ऊपर सब चीजें लाइव रिकॉर्ड चल रही थी। मैं लगातार बोल रहा था, कोई सुन नहीं रहा था। तो जबरदस्ती अगर आप चुनाव हरा रहे तो जबरदस्ती रहा है। मैं कोई वोट से थोड़ा ही ना आ रहा हूं, जनता से नहीं आ रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2024 की बात कर लेते हैं। पश्चिमी यूपी में 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? देखिए, पश्चिमी यूपी हो या पूरा देश हो, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। सबसे बड़ा मुद्दा नौजवान आज हमारा परेशान है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, पूरे देश के अंदर है, जिसको मुद्दे को प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए था। नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष नहीं ले पाए। ठीक है, अखिलेश यादव का MY यानी कि मुस्लिम यादव फैक्टर क्यों नहीं चल पाया? ये फॉर्मूला क्यों फेल हो गया? मेरा
अब एक ही फैक्टर चलना चाहिए देश में कि हम हिंदुस्तानी हैं, जाति और धर्म की बात को छोड़कर के हम हिंदुस्तानी हैं, हमें यही बात करनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि मुस्लिम वोट एकजुट होकर वोट नहीं करता अब? नहीं, मुसलमान के वोट करने का कोई वो नहीं कि आप मुसलमान को अलग करें, हिंदू को अलग करें, इसको अलग करें, उसको अलग करें। जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जो परेशान लोग हैं, वो सब लोग एक जगह आकर के वोट करें तो सब कुछ सही हो जाएगा। जिनको फायदा हो रहा हो, जिनके दुकान के अंदर कारोबार के तरक्की हो रही हो, जिनके लड़के बड़ी बड़ी नौकरियों पर जा रहे हो, जिनके खेतों के अंदर से निकलने वाली फसल के दाम 3 गुना हो गए हो, उनको वोट करना चाहिए दूसरी तरफ जाकर। यूपी में 80 में से 36 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर 20% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, लेकिन योगी और मोदी के सामने तमाम फैक्टर्स खत्म हो जाते हैं, समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, 80% लोग जो हैं वो बेचारे परेशान हैं, वो बेचारे बदहाल हैं, वो उनके बच्चों को रोजगार नहीं है, उनके बच्चों को, उनके खेतों के अंदर से निकलने वाली फसलों के दाम नहीं है। उन सब बातों को दबाने के लिए ये 80 और 20 का फार्मूला चलते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप 80% के लोगों को ही कारोबार दे दीजिए, उनके बच्चों को रोजगार दे दीजिए, उनकी फसल का दाम दे दीजिए, चलिए हमें सब बर्बाद कर दीजिए, हम अपनी मान लेंगे, लेकिन उनको ही दे दीजिए, उनको भी तो नहीं मिलता है कुछ। तो क्या यही फैक्टर चुनाव में काम कर रहा है? यही फैक्टर क्यों बार-बार जीत रहे हैं? यही फैक्टर चलाते हैं। अगर ये फैक्टर ना चलाएं तो उसके उनका काम कहाँ चलने वाला है? फिर जवाब देना पड़ेगा ना, जवाब तो नहीं दे पा रहे हैं ना। आप बताइए, बेरोजगारी चरम सीमा के ऊपर है, कहाँ है निवेश? जिसके निवेश के लिए सब लोग कहते हैं कि इतना निवेश आ गया, कहाँ है निवेश? लेकिन मुस्लिम वोटर्स बड़ी संख्या में उनके साथ जुड़ रहे हैं और वो इसकी बानगी, इसकी तस्दीक कैसे करते हैं? देखिए, आजमगढ़ में जीत गए, रामपुर में जीत गए, पसमानदा उनके साथ हैं। अभी रामपुर में कैसे जीते वो भी आपके सामने है। आजमगढ़ के अंदर त्रिकोणीय फाइट हो गई थी, बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार भी बराबर लड़े थे, वहां वो इसलिए जीत गए। तो ये बाई इलेक्शन की जीत को जीत न माने। 2022 चुनाव संपन्न हुआ, आपने कहा कि मुस्लिमों ने एक मुश्त वोट समाजवादी पार्टी को दिया, आपकी भी मेहनत थी। आपने कहा बसपा ने साफ साफ कहा जब आपने बीएसपी दामन थाम लिया कि मुस्लिम अब हमारे साथ आ जाएं, आपने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, कोई फायदा नहीं हुआ, हमारे साथ आइए। ये भी शायद आपकी रणनीति थी जो मायावती की ओर से निकली, लेकिन उसके बाद भी तो सत्ता में बीजेपी आ जाती है, यानी कि ये समीकरण काम नहीं कर रहा। नहीं, देखिए समीकरण क्या, समीकरण सबसे बड़ा समीकरण इस वक्त देश के अंदर अगर समझने की बात है कि अगर देश का नौजवान परेशान है, रोजगार मांग रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उसको रोजगार से ध्यान हटाने के लिए आप नफरत में डालते हो। ये नफरत के नारे तभी आते हैं जब आप रोजगार पे सवाल करते हो। अगर लोगों को रोजगार मिल जाए, नफरत की बात खत्म हो जाएगी। आपकी राजनीतिक दुकान तभी चलती है जब नफरत की दुकान चले। तो हम तो मोहब्बत की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की अब बात करते हैं। आप पक्ष में हैं, चाहते हैं लागू हो? देखिए, जो चीज व्यवहारिक ही नहीं है, आप उसे कैसे लागू करेंगे देश में? सबसे पहले तो उसकी व्यवहारिकता के ऊपर बात कर लें। हमारे देश के अंदर रहने वाले विभिन्न, आप 50 किलोमीटर पर बोली बदल जाएगी। 300 से ज्यादा धार्मिक मान्यताओं के लोग यहाँ रहते हैं, सबके अपने अपने अलग तरीके हैं। सब लोग, आप नॉर्थ इंडिया में शादी का तरीका और है, साउथ इंडिया में और है, सिखों का और है, मुसलमानों का और है, हिंदुओं के अंदर सनातन का और है, उनके अंदर भी और जो मत माने हैं उनका और है। का तरीका तो पूरी बात हुई, पूरी बात उनके रहन सहन और उनका जो उनको अधिकार मिले हुए हैं, वो सारी चीजें, उनमें इतना विरोधाभास है। आदिवासियों के तरीके और हैं, उनमें इतना विरोधाभास है, उनको आप कैसे व्यवहारिक रूप से एक जगह करेंगे? मेरा कहना यह है कि मुसलमान को इसमें कोई विरोध नहीं करना चाहिए, चुपचाप बैठिए। अभी ये व्यवहारिक ही नहीं है, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं ड्रामा। तुम बोलोगे, चिल्लाओगे, उनको फायदा हो जाएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं होना है। ढाक के 3 बात है, इसमें कुछ नहीं होना है। यूसीसी में ड्राफ्ट आ गया तब क्या? आने दीजिए ना, जब ये लागू होगा जब देखिए ना। अब इनको परेशानी हो रही है हमारे निकाह नहीं होने के। अरे भाई, निकाह के बिना हम शादी नहीं करेंगे, तो निकाह तो करना है, बंद कमरे में निकाह होगा, निकाह तो होगा। मुसलमान के लिए निकाह जरूरी है, उसके बाद आप चाहे उसको कहीं रजिस्टर्ड करा लो और कहीं भी कुछ करा लो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? एक देश एक चुनाव, इस पर आज चर्चा हो रही है, इसे लेकर क्या सोचना है? ये भी व्यवहारिक नहीं है। ये आप मुझे बताइए कैसे संभव होगा? अभी पिछले साल ही उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, क्या ये विधानसभा भंग होगी? आप वन नेशन वन इलेक्शन की आप जो बात कर रहे हैं, नारा देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, अब मोदी लेकिन व्यवहारिक रूप से कैसे संभव होगा? आप बताइए, अलग अलग हमारी स्टेट्स हैं, अलग अलग टाइमिंग के ऊपर वहां चुनाव है। मान लीजिए कल ये आपने लागू भी कर दिया, एक स्टेट के अंदर मिड टर्म पोल की पोजीशन आ गई, तो मिड टर्म पोल वाली स्थिति के अंदर क्या होगा?
ये जो चीजें व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ के दोनों स्ट्रक्चर अलग है। हम फेडरल स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल अलग अलग, तो जब हमारा अलग है सिस्टम तो उसको आप व्यवहारिक रूप